हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स, जो सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भौतिक विज्ञान में जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उपकरण यूज़ करते हैं, या फिर जिनको यंत्र बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस है और वो कैसे काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस क्लास में आपको लगभग 50 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, और उसमें से 30 जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। बाकी 20 इंस्ट्रूमेंट्स को मैं थोड़ा कम डिटेल में बताऊँगा। तो आप सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने सभी का पिक्चर्स भी इसमें अटैच किया हुआ है। तो सबको बहुत अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, और कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स नंबर 1, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप होता क्या है? तो आपने देखा होगा डॉक्टर के जो गले में एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, तो वो होता है स्टेथोस्कोप। जैसे आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो एक उपकरण है, इसका उपयोग क्या है? दिल की धड़कन, इंग्लिश में अगर समझना है तो हार्ट बीट, फेफड़ों की आवाज़ मतलब लंग साउंड, आंतों की हरकत और शरीर के अंदर की अन्य कोई भी आवाज़ हो उसको सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट्स का। तो आपको समझ में आ गया स्टेथोस्कोप क्यों जो यूज़ होता है। अब ये कैसे यूज़ होता है? तो इसमें जो फर्स्ट है, ये आप जो मैंने अटैच किया है एक फ़ोटो, इसमें देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। या फिर चेस्ट पीस, चेस्ट पीस, क्योंकि जनरली इसको हम छाती पर लगाते हैं, इसी को लगाते हैं। तो इसमें दो होता है, नीचे की तरफ वाले को डायफ्राम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डायफ्राम, और ऊपर वाले को बोलते हैं बेल। तो डायफ्राम का क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ जो हमारे शरीर के अंदर जो तेज़ धमनियाँ हैं, कैसी धमनियाँ? तेज़ धमनियाँ, तेज़ धमनियाँ जो आती है, तेज़ धमनियाँ या फिर उच्च आवृत्ति की धमनियाँ, उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ, इनको सुनने के लिए हम डायफ्राम का यूज़ करते हैं। मतलब जो डॉक्टर आपके इसको चेस्ट पे लगाएगा, तो इसका नीचे वाला पार्ट है ना, वो आपके सीने पर लगाएगा, ताकि वो तेज़ धमनियाँ और आवृत्ति। तेज़ धमनियाँ कौन कौन सी होती है? तो तेज़ धमनियाँ में आता है आपका हार्ट बीट। हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन। मतलब दिल की धड़कन अगर सुननी है डॉक्टर को, तो जो डायफ्राम है ये वाले पार्ट को वो आपके चेस्ट पर लगा देगा, ठीक है, दिल की धड़कन अगर सुननी है। या फिर लंग साउंड, लंग साउंड मतलब फेफड़ों की आवाज़ सुननी है, तो ये दोनों कैसी है? उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ हैं। तो इन दोनों को अगर देखना है तो चेस्ट पर वो क्या करेगा? डायफ्राम को लगा देगा। फिर एक आता है बेल। तो बेल का क्या यूज है? तो इसका है जो स्लो है, मतलब धीमी ध्वनियाँ है, जो कम आवृत्ति की है। कैसी है? कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ को सुनने के लिए, डॉक्टर इसको आपके जिस जगह पर उसको सुननी है, जैसे भ्रूण के टाइम भी सुनते हैं ध्वनियाँ, मतलब बच्चे के टाइम पे उस पर भी सुनते हैं, या फिर आंतों की कोई और ध्वनि सुननी है तो वो वेल को लगाएगा। तो डायफ्राम, वेल, ये दोनों क्या करते हैं? कंपन करते हैं जब उस पर लगाते हैं, आवाज़ सुनते हैं, जिस भी पार्ट पे, बॉडी के पार्ट पर लगाते हैं, वो कंपन ट्यूबलिंग जो है इसके थ्रू होकर आगे पहुंचता है, ठीक है, ईयर ट्यूब्स में पहुंचता है। ईयर ट्यूब से हम ईयर टिप्स मतलब कानों में उस आवाज़ को सुनते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप। इसका यूज़ आपको पता चल गया होगा। इसका यूज है दिल की धड़कनों को सुनने के लिए, फेफड़ों की आवाज़ हो, आंतों की हरकत हो और शरीर के अंदर की कोई अन्य ध्वनि हो उसको सुनने के लिए इसका उपयोग होता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट का चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्फिग्मोमैनोमीटर। नाम इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर, तो ये भी एक मेडिकल के फील्ड में यूज़ होता है, मेडिकल उपकरण है। इससे पहले भी जो हमने देखा था स्टेथोस्कोप, वो भी मेडिकल है। इसका उपयोग रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसको लिए यूज़ करते हैं? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। ब्लड प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्तचाप। तो रक्तचाप को नापने के लिए यूज़ होता है। तो ब्लड प्रेशर में दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब हृदय है, जो हार्ट है, वो सिकुड़ता है, तो उस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब वो सिकुड़ता है मतलब वो हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है उस टाइम पर।
और जब हृदय स्थिर होता है मतलब नॉर्मल होता है, मतलब बॉडी से ब्लड हार्ट के अंदर आता होता है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और इस टाइम पे कम होता है। तो ये जनरली जिसकी नॉर्मल रेंज है वो होती है 120 mm ऑफ Hg। मतलब Hg क्या है, मरकरी के सापेक्ष में हम नापते हैं। कैसे नापते हैं वो आगे बता दूंगा मैं आपको। तो 120, और जो जब स्थिर होता है नॉर्मल होता है तब क्या होती है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, 80 और 120। तो 120 वाले को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक दबाव, और ये जो 80 वाले को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक दबाव। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को नापने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स आपको देख रखे होंगे। एक है क्लफ, तो ये है कपड़े का बना हुआ है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा क्लफ। तो इसको हम क्या करते हैं, जिस इंसान का हमें ब्लड प्रेशर नापता है उसके जो हाथ है, हाथ की जो बाहें हैं उसके ऊपर इसको लगा देते हैं, और ये जो एयर वाल्व है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इससे हम इसमें एयर देते हैं। तो जो ब्लड चल रहा है धमनियों में, धमनियाँ जो बाहर की जो धमनियाँ हैं उसमें जो ब्लड चल रहा है उसके सर्कुलेशन को ये रोक देता है। उसके सर्कुलेशन को क्या करता है, जो ब्लड चल रहा है उसको क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो वो जो जब रोक देता है उस टाइम पर क्या होगा, तो ब्लड का कोई भी इधर उधर मूवमेंट नहीं होगा। और जब स्टार्टिंग में एक नॉर्मल है तो दोनों टाइम में हम इससे क्या करेंगे, एक इधर मैनोमीटर लगा हुआ है, एनेरॉयड मैनोमीटर, इसमें हम एक मरकरी वाला मैनोमीटर भी यूज़ करते हैं बहुत बार, मरकरी मैनोमीटर। 2 टाइप के मैनोमीटर यूज़ करते हैं नापने के लिए। तो इसमें हमें रीडिंग दिखाता है कि कितने mm ऑफ Hg का है अगर मरकरी वाला यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आपको पता चल गया, स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, मेडिकल उपकरण है, इसका उपयोग ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को नापने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सेकंड है। नीचे डिटेल में आपको इसका फ़ोटो मैंने दे रखा है, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, ये एयर वाल्व है, जैसे हमने इसमें हवा भर दिया तो उसको निकालने के लिए इससे निकलेगा, इसको लूज़ करने से उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वो है, तो आप देख सकते हो फ़ोटो में क्लियरली है। चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पर। तो अगला इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वो आवेशित है या नहीं, मतलब उसके आवेश का पता लगाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो केवल इतना पता लगाएगा कि जो भी वस्तु है वो आवेशित है या फिर नहीं। अब इसका कैसे पता लगता है, तो जो वस्तु है उसको जो ब्रास डिस्क ऊपर दिखा हुआ है यहाँ पर कांटेक्ट में लेकर आएंगे, वो वस्तु को, जिस वस्तु को जानना है यहाँ पे लगा दिया। अगर वो वस्तु आवेशित है तो आवेश क्या करेंगे, ये जो नीचे है ग्लास रोड, इसके थ्रू यहाँ प्लेट तक जाएगा। गोल्ड लीफ जो प्लेट है यहाँ तक जाएगा। ये एल्यूमिनियम की भी होती है, गोल्ड की है या फिर एल्यूमिनियम, दोनों की होती है, इसमें जाएगा। अगर उसमें आवेश है तो ये जो दोनों पत्तियाँ एक दूसरे से दूर हट जाएगी। तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको दिख गया होगा। ग्लास बोतल हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि हम इसको अंदर देख सकते क्लियरली। ग्लास बोतल का और क्या क्या यूज़ है, तो जो बाहर की जो हवा है उसकी गति को रोकता है, बाहर जो नमी है उसको रोकता है, और धूल वगैरह को रोकता है। इंसुलेटर प्लग क्या होता है, जैसे इसमें आवेश आ गया तो वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो उसके लिए इंसुलेटर प्लग होता है, मतलब यहाँ से बाहर ना निकले। ठीक है, ब्रास की रोड है जिसके थ्रू नीचे आता है। ठीक है, और अगर एक्सेस अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर चार्ज आ गया आवेश, तो ये है इसके थ्रू वो क्या गया, अर्थ में चला जाएगा ताकि ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। इसका यूज़ क्या है, वस्तु के आवेश को बताता है ओनली, कि उस वस्तु आवेशित है या नहीं। कितना उसका अमाउंट है उसको ये नहीं बताता है, कितने मात्रा में आवेशित है वो ये नहीं बताता है। इलेक्ट्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ वस्तु आवेशित है या नहीं इतना ही बताता है। चलते आगे, 3 हो गए। चौथे नंबर का आ गया इलेक्ट्रोमीटर। तो ये क्या करता है, जो वस्तु पे आवेश है उसकी मात्रा को बताता है। उसकी क्या बताता है, मात्रा को बताता है। इससे पहले इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता था, सिर्फ आवेश को बताता था, आवेश है या नहीं, उपस्थिति को बताता था। लेकिन ये आवेश की कितनी मात्रा उसको बताता है। तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने एक साथ आप दोनों को बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता है, आवेश की उपस्थिति, उपस्थित है या नहीं। इलेक्ट्रोमीटर क्या बताता है, आवेश या वोल्टेज की मात्रा, कितनी मात्रा में है। तो ये क्या बताता है, गुण बताता है कि आवेश है या नहीं।
लेकिन ये क्या बताता है, मात्रा बताता है। ठीक है, ये बहुत ही कम संवेदनशील है, ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जितना संवेदनशील होगा उतनी अच्छी एक्यूरेट वो देगा वो वैल्यू। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, स्कूलों में, प्रयोगशालाओं में और डेमो देने के लिए। इसका शौक प्रयोगशालाओं में। ठीक है, इसकी सटीकता बहुत कम होती है क्योंकि बहुत कम संवेदनशील होता है, इसकी सटीकता बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों का अंतर पता चल गया होगा, इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोमीटर। तो दोनों आपको हमेशा एक साथ पढ़ना है ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए तो दोनों में किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे पता चल गया, इलेक्ट्रोस्कोप क्या, आवेश की उपस्थिति बताता है। इलेक्ट्रोमीटर आवेश या वोल्टेज की मात्रा को दिखाता है। आवेश और वोल्टेज दोनों एक ही चीज़ होता है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पर। 5 और इधर एक और इंस्ट्रूमेंट दे रखा है 6, ओडोमीटर, स्पेडोमीटर। आपने वाहन देखे होंगे, बाइक्स देखी होगी, उनमें दोनों यूज़ होता है, दोनों वहीं पे लगे रहते हैं, जैसे नीचे फ़ोटो में दे रखा है। तो ये वाला जो मीटर है ये दिखाता है आपकी स्पीड, और इसमें एक अंदर एक मीटर है, ये दिखाता है दूरी। ठीक है, तो स्पीडोमीटर का क्या काम है, गाड़ी की तत्काल स्पीड, मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे गाड़ी चल रही है उस टाइम पे क्या स्पीड है, कोई भी एट ए टाइम, उस टाइम पर। और ये नीचे वाला ओडोमीटर क्या दिखाता है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कि गाड़ी है, जो भी व्हीकल है, उसने कितनी दूरी तय की। तो दूरी हमेशा मीटर, किलोमीटर और माइल्स में होती है, और जो स्पीड है किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर घंटे इसमें होती है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, गाड़ी कितनी चली। इसका उपयोग क्या होता है कि भाई गाड़ी कितनी चल चुकी है, या उसमें से उसी हिसाब से हम क्या देखते हैं कि कितना ईंधन बचा होगा, कितना पेट्रोल या डीजल बचा होगा। ठीक है, और ये क्या है, ड्राइविंग के दौरान गाड़ी को नियंत्रण, जैसे कितनी स्पीड पर चल रही है तो हमें इसे नियंत्रण करने के लिए काम आता है। तो दोनों मैंने यहाँ पे दोनों इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा दिए हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों एक ही में है। ये वाला स्पीडोमीटर है और ये जो अंदर वाला है ये है ओडोमीटर है। ठीक है, आपके दोनों फ़ोटो में एक दे रखा है, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी का है। तो कभी भी गाड़ी देखो तो ये दोनों हैं, दोनों को क्या क्या यूज़ है क्लियरली मैंने बता दिया। ये 5th नंबर का हो गया और ये आगे वाला 6th नंबर का। चलते अगले इंस्ट्रूमेंट पर, 7 नंबर, सिस्मोग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत बार पूछा जाता है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ होता क्या है, तो ये एक उपकरण है, तो धरती में आने वाली तरंगों को पकड़ता है। किसको पकड़ता है, तरंगों को, धरती में आने वाली तरंग या धरती से आने वाली तरंगों को पकड़ता है और उसको ग्राफ या डाटा के रूप में बताता है। तो इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने क्लियरली दिख रखा है, इंस्ट्रूमेंट का फोटो है, सिस्मोग्राफ ये रहा इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या करता है, एक सपोर्ट रहता है, ये नीचे वाला जो सपोर्ट है वो ज़मीन से अटैच होता है, इसमें एक स्ट्रिंग लगी होती है और यहाँ पे कोई एक पेंडुलम बॉब, मतलब कोई एक भारी चीज़ लटकाई जाती है, भारी चीज़, और उसके नीचे एक छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है पेन। नीचे एक रोटेटिंग ड्रम होता है जिसके ऊपर चार्ट पेपर लगा रहता है और ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है। रोटेटिंग ड्रम कंटिन्यूसली क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही भूकंप आता है तो जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, धरती से अटैच है, तो ये तो धरती के साथ हिलेगा, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट है ये अटैच नहीं है, तो ये अपनी ही जगह पे रहेगा। तो जैसे ये घूमेगा इसके साथ ये ड्रम भी घूमेगा, और ड्रम खुद भी आपस में रोटेटिंग कर रहा है, तो इस पे पेन की मदद से एक ग्राफ बन जाता है। उस ग्राफ को बोलते हैं सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ में जो वैल्यू आती है, सपोज करो ये ग्राफ बना है, तो इसमें हाईएस्ट कितना है, सबसे ज़्यादा कितना गया है ये, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम किस में लिखेंगे, माइक्रोमीटर। किस में लिखेंगे, माइक्रोमीटर में लिखेंगे। माइक्रोमीटर का अगर हम लॉग ले लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो, ये जो भूकंप आया है या फिर ये जो तरंगे आई है वो उसका कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी कितनी आवृत्ति है, कितनी आवृत्ति का था। तो ये किससे, ये जो स्केल में लिया है ये किसने दिया था, ये इसने दिया था, रिक्टर ने। तो इससे क्या मैग्नीट्यूड पता चलेगा कि वो कितने का आया। कैसे, यहाँ से ग्राफ बना, ग्राफ से अपने जो मैक्सिमम था, कितना गया मैक्सिमम वो पता किया, उसको हम किस में लिखेंगे, माइक्रोमीटर में लिखेंगे। लॉग ले लेंगे तो जो परिमाण आएगा वो क्या होगा, वो उसकी मात्रा को दिखाएगा। लेकिन सिस्मोग्राफ तो सिर्फ इतना सा है, ये है सिर्फ सिस्मोग्राफ, क्लियरली दिख रहा होगा। तो सिस्मोग्राफ का काम क्या है, सिस्मोग्राफ का काम है धरती से आने वाली तरंगों को पकड़ना और उनको ग्राफ में बताना, डाटा में बताना। अब ये सिस्मोग्राफ ने इतना बता दिया। उसके बाद रिक्टर जो है, रिक्टर स्केल है, वो हमें ये बताता है कि इसका परिमाण कितना है या फिर ये कितने आवृत्ति का था भूकंप।
जो सिस्मोग्राफ है वो तो धरती से आने वाली तरंगों को बताता है, लेकिन रिक्टर स्केल क्या बताता है कि भाई वो कितनी आवृत्ति का था, कितना उसका परिमाण था जो अर्थक्वेक आया था उसका। ठीक है, चलते अगले पर। तो दोनों में मैंने सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया आपको। तो सिस्मोग्राफ है, इधर रिक्टर है। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है। जो भूमि से आने वाली तरंग है, भूकंप की तरंग, उनको क्या है, रिकॉर्ड करता है। लेकिन रिक्टर स्केल क्या है, भूकंप की तीव्रता को बताता है कि वो कितनी तीव्रता का था, 4 का था, 4.2 का था, 5 का था, 6 पॉइंट समथिंग, जो भी है, कितना उसका मैग्नीट्यूड था उसको बताता है। इसको रिक्टर स्केल को किसने वो किया था, खोज की थी इसकी, चार्ल्स एफ रिक्टर ने की थी 1935 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद करना है। इसका संख्यात्मक मान 1 या 10 या उससे अधिक हो सकता है। ठीक है, जैसे 4 है और 5 है, तो ये जो 5 वाला भूकंप है ये इससे 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि जब लॉग में हम वैल्यू लेते हैं, लॉग 40 और लॉग 50 सपोज, तो इसमें ये 10 का अंतर है, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, तो ये 10 गुना ज़्यादा है, इससे ये 10 गुना अधिक उसका है, मतलब इसकी जो ताकत है, इसमें जो एनर्जी है वो 10 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए 4 से 5 जब एक संख्या जाते हैं तो 10 गुना का होता है, क्योंकि लॉग में वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ कैसे आपको रिक्टर स्केल या फिर सिस्मोग्राफ में, दोनों में मैंने अंतर बता दिया आपको बहुत अच्छे से। कोई किसी तरीके का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो इसमें। तो दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ना है ताकि हमें डाउट ना आए किसी भी तरीके का। सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल, जिन जिन चीज़ों में डाउट हो सकता है मैं उनको आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ। चलते अगले इंस्ट्रूमेंट पे, इंस्ट्रूमेंट नंबर 9, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का एक दूसरा नाम है लाइट डिटेक्टर, मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखी होगी, कोई भी मतलब जो गुनहगार होता है, कल्प्रिट होता है, तो जब वो झूठ बोल रहा होता है तो उसको झूठ को पकड़ने के लिए मूवीज़ में बोलते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएंगे इसका, या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो क्या है, झूठ पकड़ने की मशीन है। पॉलीग्राफ क्या है, झूठ पकड़ने की मशीन है। वैज्ञानिक उपकरण, यह झूठ को सीधे नहीं पकड़ता है। तो ये क्या है, सीधे नहीं पकड़ता है, बल्कि शरीर की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। ये झूठ को डायरेक्टली नहीं पकड़ता। तो शरीर प्रतिक्रिया कब देगा, जब कोई इंसान या तो झूठ बोल रहा हो या तनाव में हो, तो उस टाइम जो प्रतिक्रिया देगा उनको रिकॉर्ड करता है, और उसके अनुसार हमें ये बताता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट इसका दूसरा नाम है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और नेक्स्ट टाइम से किसी मूवी में इसका नाम आएगा तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट झूठ नहीं पकड़ता है, ये शरीर की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है और उसके अनुसार पकड़ता है। तो इसके मुख्य पार्ट क्या क्या है, एक होता है न्यूमोग्राफ। तो न्यूमोग्राफ क्या है, तो मैं न्यूमोग्राफ आपको बता देता हूँ। न्यूमोग्राफ्स तो जो सीने पर और पेट पर ये जो दो चीज़ लगी है, इनको बोलते हैं न्यूमोग्राफ। यहाँ पर जो लगाई जाती है इनको क्या बोलते हैं, न्यूमोग्राफ बोलते हैं इन चीज़ों को। तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ श्वसन मापने के लिए, जो मनुष्य का श्वसन मापने के लिए इनका यूज़ क्या होता है, श्वसन को मापते हैं ये दोनों चीज़। एक है कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ कहाँ लगा जाता है, जो वहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, इसको कार्डियोग्राफ है जो वहाँ पे। तो ये क्या करेगा, रक्तचाप को नापेगा। किसको मापेगा, रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर। ठीक है, पहले हमने पढ़ा है, तो किसको नापेगा, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को। गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स है, GSR। ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उंगलियों पर, ये वो होते हैं, ये त्वचा की नमी या त्वचा की चालकता या नमी, त्वचा की नमी को मापते हैं। ये तीनों न्यूमोग्राफ पता चल गया होगा, कार्डियोग्राफ पता चल गया, GSR। न्यूमोग्राफ कहाँ होता है, जो सीने पर या पेट पर जो लगाई जाती है उनको न्यूमोग्राफ बोलते हैं, वो श्वसन मापने के लिए होते हैं। कार्डियोग्राफ क्या होता है, ये बहाव पर लगाते जाते हैं, जो कफ होता है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नापते हैं। गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं उंगलियों पर, ये त्वचा की नमी को नापते हैं। तो ये इनके काम हो गए। इसमें 4th नंबर का है रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो ये जो आपके सामने एक सिस्टम है, एक लैपटॉप टाइप से या फिर ये एक सिस्टम दे रखा है, ये इसको बोलते हैं रिकॉर्ड सिस्टम, जिसमें ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये है रिकॉर्ड सिस्टम। अब ये कहाँ कहाँ लगाते हैं, कैसे कैसे मापते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ये कभी भी 100% सही रिजल्ट नहीं देता। एक बात जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये कभी भी 100% सही रिजल्ट
नहीं देगा कि 100% सही दे रहा हो। दूसरा, इंसान झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा है इसका कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले इंसान से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सत्य हो। जैसे या तो उसका नाम पूछेंगे, ठीक है, उसका घर का है वो पूछेंगे, इस टाइप के, ताकि वो इंसान नॉर्मल हो जाए। कैसे हो जाए? नॉर्मल। क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल स्थिति में वो क्या ग्राफ आ रहा है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे हमें उसका पता लगाना है वो झूठ बोल रहा है या नहीं। अब नॉर्मल ग्राफ के कंपैरिजन में अगर वो ग्राफ में चेंजेज आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इंसान झूठ बोल रहा है। और जो रिकॉर्डिंग यूनिट्स है ये क्या करती है? नमी, जैसे तनाव की वजह से हमें जो पसीना आता है या नमी आती है बॉडी में, उसको ये इलेक्ट्रोड की हेल्प से ये गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स जीएसआर सेंसर जो लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स, इसकी हेल्प से हम उसको नाप लेते हैं। तो ये तीन चीज़ नाप कर हम उसको पता लगाते हैं। ये अलग अलग ग्राफ है, तीनों चारों चीज़ जो है उनके है, तो उससे हम पता लगाते हैं। और स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100% सही रिजल्ट नहीं देता। तो 100% सही रिजल्ट नहीं देता तो इसको बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको लीगल साक्ष्य, जो कानूनी साक्ष्य है, लीगल एविडेंस है, वो नहीं माना गया है। मतलब वहाँ पर इसको प्रतिबंध है, इसके आधार पर कोई फैसला नहीं दिया जाता है। तो एक सहायक उपकरण है, ये झूठ पकड़ने के लिए एक सहायता करता है, ना कि अंतिम प्रमाण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पॉलीग्राफ टेस्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले टेस्ट पर। अगले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें 5 इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ पढ़ रहे हैं हम। एमीटर, वोल्टमीटर, ओममीटर, मल्टीमीटर और रियोस्टेट, पांचों को एक साथ पढ़ रहे। क्या क्या काम है, फोटो पांचों के मैं दिखाने वाला हूँ। एमीटर है, एमीटर का क्या काम है? विद्युत धारा को नापने का। क्या काम है? विद्युत धारा को मापने का। वोल्टमीटर का क्या काम है? वोल्टेज या विभवांतर को मापने का। प्रतिरोध, ओम मीटर है, उसका क्या काम है? प्रतिरोध मापने का। रियोस्टेट का क्या काम है? विद्युत धारा और वोल्टेज को नियंत्रित करने का। ये थोड़ा अलग है, ये दोनों को नियंत्रित करता है रियोस्टेट। मल्टीमीटर का क्या काम है? तो तीनों को एक साथ नाप देता है। क्या? करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तीनों को माप देता है एक साथ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताइए मैंने। एमीटर को हमेशा श्रेणी में लगाते, श्रेणी या श्रृंखला, किस में लगाते? श्रृंखला में। पैरेलल में। वोल्टमीटर को हमेशा किस में लगाते? पैरेलल में, समांतर श्रेणी में लगाते हैं हमेशा। ओममीटर को सीधा जोड़ देते जहाँ पे भी जोड़ना होता है। और रियोस्टेट वो क्या था? सर्किट का ही पार्ट बनाते, उसको सर्किट में जोड़कर उसको आगे बनाते। ठीक है। मल्टीमीटर को कौन सी चीज़ आपने को मेजर करती है उस हिसाब से इसको जोड़ा जाता है। मोड इसका देखो, उस हिसाब से जोड़ दो इनको। तो ये से पांचों के काम हो गए, इधर क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है। अब पांचों इंस्ट्रूमेंट्स के हम पिक्चर्स देख लेते हैं। एमीटर है, बहुत जगह देखा होगा आपने, आपके घर में अगर वो है, मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, वहाँ पे एमीटर और वोल्टमीटर दोनों होते हैं। ये ओम मीटर हो गया, ठीक है, अलग। ये है रियोस्टेट्स, तो इसको हम क्या परिपथ में ही जोड़ देते हैं। तो एक वायर इधर से लगा देंगे और इधर से निकाल देंगे। अब ये जो है ये स्लाइडर होता है, तो कितना प्रतिरोध, ये बीच में बहुत सारा वायर है, तो मान लो इतने प्रतिरोध होकर करंट जा रहा है, तो इसको हम इधर कम कर देंगे। कम करने से अगर प्रतिरोध कम है, इसका मतलब धारा ज़्यादा बहेगी, धारा ज़्यादा बहेगी मतलब करंट ज़्यादा है, मतलब एम्पियर ज़्यादा है, और वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। फिर क्यों? B बराबर IR होता है ओम्स के लॉ से। B अगर ज़्यादा है तो I भी ज़्यादा है, विभवांतर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है, या करंट ज़्यादा है तो विभवांतर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, ये जो विद्युत धारा है और विभवांतर है, दोनों को क्या करता है? कंट्रोल करने के लिए इसको यूज होते हैं। फिर आगे वाला मल्टीमीटर है, आपको दिख रहा होगा। मल्टीमीटर आजकल ये है, इसको डायरेक्टली लगा दो, जो चीज़ मापनी है वहाँ लगा दो। ये तीनों चीज़ मापता है, एमीटर मतलब विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, तीनों को मापने का काम करता है। चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट्स पर। अगले इंस्ट्रूमेंट्स है बैरोमीटर, उसके साथ ही एक और होता है बैरोग्राफ। तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन वाले हैं, तो दोनों में अंतर देख लेंगे। तो बैरोमीटर का जो है खोज वो किसने की? एम्बेगेलिस्टा टोरिसेली 1643 में, 1643 में की थी इसकी खोज। किसकी? बैरोमीटर की। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं, इधर बैरोमीटर है, इधर बैरोग्राफ है। तो क्या है? तत्काल वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, जो तत्काल में है उसी टाइम पर कितना है। लेकिन ये क्या करता है? वायुमंडलीय दाब समय के साथ, मतलब हर टाइम में कितना कितना वायुमंडलीय दाब है।
तो वायुमंडलीय मान लो अभी इतना है 1 मिनट बाद मान जैसे 10 है, 10 ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 मिनट बाद 20 है, तो हम दोनों का अंतर भी देख सकते हैं कि भाई 1 मिनट में इतना अंतर आया है इसमें। तो वायुमंडलीय दाब में अंतर या वायुमंडलीय दाब समय के साथ मापता है, ठीक है। ये क्या है, एक संख्या देता है। बैरोमीटर क्या देता है, एक संख्या, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये क्या करता है, ग्राफ देता है टाइम के साथ, प्रेशर और टाइम, दबाव, दाब और समय के साथ एक ग्राफ देगा। इसमें 2 तरह के यूज़ होते हैं बैरोमीटर में, मरकरी बैरोमीटर एंड एनोड बैरोमीटर। पहले भी हमने ये देखा होगा एक उसमें, इसमें एनोड बैरोग्राफ होता है। ये किस लिए यूज होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में और प्रेशर को मेजर करने में। ये क्या है, अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों में यूज़ होता है। तो ये दोनों हो गए, बैरोमीटर और बैरोग्राफ, दोनों को हमने डिटेल में देख लिया है। अब इनका हम देख लेते हैं पिक्चर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा है मरकरी बैरोमीटर। तो इसमें क्या है, मरकरी भरी जाती है बीच में, इधर क्या है, इसमें ये मरकरी रिजर्वायर है, ये इधर, इसमें बीच में मरकरी नहीं होती है, खाली रहता है, वैक्यूम रहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ये खाली है, एक नली वो है खाली, इसको लगा दिया है। अब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लगेगा तो इधर से क्या होगा, ये मरकरी इधर कितना ऊपर तक जाएगा, इसकी हाइट नाप लेंगे mm में, ठीक है। वही इसका प्रेशर हो जाएगा, किसका, वायुमंडलीय प्रेशर, क्योंकि एयर वायुमंडल में होती है, तो एयर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको वायुमंडलीय प्रेशर बोलते हैं। तो इस पर कुछ प्रेशर लगेगा तो वो उस ट्यूब में कहाँ तक जाएगा, उस हाइट को माप लेंगे नीचे से, तो कितनी हाइट पर बढ़ा उसको ये मरकरी बैरोमीटर से हम इसको आराम से मेजर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये हो गया। अब बैरोग्राफ जो होता है उसमें क्या होता है, ये बहुत सारी कॉइल्स है, नीचे बहुत सारी क्या लगी है, कॉइल्स लगी हुई है। खोखली कॉइल है, ये कैसी कॉइल है, खोखली है और चपटी है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब की वजह से फैलती है और सिकुड़ती है, वायुमंडलीय दाब ज़्यादा आती है सिकुड़ जाएगी, कम होने से फैल जाएगी, ठीक है। ये फैलती है तो इसके साथ एक लीवर आर्म ये कनेक्ट होता है और आगे एक पेन होता है, तो ये मूवमेंट करेगा इसकी वजह से, और पेन की वजह से एक ड्रम है, ये घूमते रहता है, ये वाला ड्रम है जो घूमते रहता है हमेशा, तो इस पर ये ग्राफ बना देगा। तो वो जो ग्राफ है वो किस में, समय के साथ कितना जो वायुमंडलीय दाब है वो चेंज हो रहा है उस चीज़ का ग्राफ बना देगा, ठीक है। थोड़ा इसका संरचना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कॉइल है, इधर लीवर है, इधर आगे पेन है। तो जैसे ये कॉइल जो वायुमंडलीय दाब की वजह से या तो सिकुड़ेगी या फैलेगी, तो उसकी वजह से ये लीवर आर्म भी मूवमेंट करेगा, लीवर आर्म के साथ ये पेन मूवमेंट करेगा और यहाँ एक ग्राफ बन जाएगा। तो वो ग्राफ किस किस के बीच में होगा, समय और दाब के बीच में होगा। तो वो ग्राफ से हम जो दाब में अंतर कितना है वो देख सकते हैं। तो ये हो गया बैरोग्राफ और बैरोमीटर। चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट, इकोलोकेशन। इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है, इकोलोकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, प्राकृतिक जैव तकनीक है। कैसी तकनीक है, बायोलॉजिकल टेक्निक है, जिसमें कोई जीव या फिर उपकरण ध्वनि तरंगे छोड़ता है, या तो कोई जीव होगा या उपकरण होगा, ठीक है। और वो कोई भी जिस चीज़ का हम पता लगा रहे हैं उसके वो टकरा कर वापस आएंगे, तो उससे क्या करते हैं, जिस वस्तु के टकराई है वस्तु की स्थिति, दूरी और आकार और उसकी गति का पता लगाया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, इकोलोकेशन। तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, प्राकृतिक जैव तकनीक, ठीक है, बायोलॉजिकल टेक्निक पे। अब जैसे इसका बायोलॉजी में कैसे यूज़ है कि भाई ये कैसे होता है, क्या होता है, जैसे चमगादड़ है, जब वो उड़ रहा होता है तो वो कैसी ध्वनि तरंगे भेजता है, अल्ट्रासाउंड भेजता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड तो आसपास कोई वस्तु है या कीड़ा है उनसे टकरा कर वो उसके वापस आती है, तो उसका जो शिकार है उसकी दूरी कितनी है, गति कितनी है और दिशा क्या है उसका पता लगाते हैं चमगादड़। ऐसे डॉल्फिन या व्हेल मछली जो होती है वो समुद्र की गहराई में क्लिक साउंड करते हैं। वो क्लिक साउंड जो छोटी मछलियाँ हैं या कुछ और शिकारी है तो उससे टकरा कर वापस आती है उनके कानों तक, तो उसका पता लगाते हैं। तो उसके लिए तो ये क्या है, बायोलॉजिकल यूजेस कैसे है इकोलोकेशन के। तो इकोलोकेशन क्या है, ये क्या करती है, ध्वनि तरंगे छोड़ता है और वस्तु की स्थिति, दूरी और आकार या गति का पता लगाते हैं ध्वनि तरंगों के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया इकोलोकेशन हो गया। आगे चलते हैं, इकोलोकेशन का तकनीक में क्या क्या उपयोग है। जैसे सोनार है, सोनार का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें भी क्या करते हैं, समुद्र की गहराई या जहाज़ों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी सेम ध्वनि तरंगे भेजते हैं, वो नीचे टकरा कर आती है फिर वो वापस आती है, तो उससे क्या है कि कितनी दूरी पर है, कितनी गहराई है समुद्र की, तो उनका पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं सोनार का। ऐसी सेम रडार है, लेकिन रडार में और सोनार में क्या अंतर है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें ध्वनि तरंगे भेजते हैं, इसमें क्या भेजते हैं, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे कोई फाइटर जेट है
या कोई मिसाइल है उससे टकरा कर वापस आती है, तो वो कितनी दूरी पर है, क्या आकार है, गति कितनी है, उसका पता लगाते हैं। अब फाइटर जेट की या फिर मिसाइल की गति बहुत ज़्यादा होती है। आप देखोगे कि आप सोचोगे कि रेडियो तरंगे तब तक जाएगी, तब तक तो फाइटर जेट हिट कर देगा लोकेशन को, लेकिन रेडियो तरंगों की जो स्पीड है 3,00,000 मीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में 3,00,000 मीटर, ये इनकी जनरल सामान्यतः ये स्पीड होती है। ठीक है, तो 1 सेकंड में इतना दूर जा सकते हैं और 1 ही सेकंड में इतना दूर से आ सकते हैं। तो जो चीज़ का पता लगाना टकरा के तुरंत आ जाएगी, पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसमें यूज़ होता है। एक है मेडिकल अल्ट्रासाउंड। आपने बहुत बार देखा हो कि अल्ट्रासाउंड होगा तो शरीर के अंदर की तस्वीर लाने के लिए होता है। तो इसमें भी एक अल्ट्रासोनिक तरंगें छोड़ी जाती है जो अंदर जाती है, टकरा के वापस आती है। जैसे भ्रूण बेबी का पता लगाना, अंगों और रोगों की इमेज बनाना, उसके लिए मेडिकल अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है। तो ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग से जो मैंने इधर दिखाए हैं, सोनार, रडार और मेडिकल अल्ट्रासाउंड, इनका मैकेनिज्म सेम टू सेम इको लोकेशन जैसा है। मतलब उसी तरीके से काम कर रहे हैं कि हम या तो साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे भेजेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे भेजेंगे, और वो टकरा कर जो भी वस्तु है या जो भी है उससे टकरा कर वापस आएगी। उसके आधार पर हम बताएंगे कि वो उसकी गति क्या है, आकार क्या है, कितनी दूरी पर है। तो ये यहाँ पे हमने 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए। इको लोकेशन ये भी एग्जाम में आता है, सोनार भी आता है, रडार भी आता है। ये मेडिकल अल्ट्रासाउंड कम आता है लेकिन ये भी हमने पढ़ लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले उस पर, इंस्ट्रूमेंट्स पे। अब यहाँ पे हम 3 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, थर्मोमीटर, पायरोमीटर और इंफ्रारेड। ये तीनों ही तापमान को नापते हैं। तीनों ही किसको नापते हैं, तापमान को नापते हैं। ठीक है, कैसे है और क्या है देख लेते हैं। थर्मोमीटर है वो -40 डिग्री से 500 डिग्री, जो एक नॉर्मल तापमान होता है उसको मापता है। पायरोमीटर है उच्च तापमान, बड़े तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस तक नापता है। इंफ्रारेड क्या है, बिना छुए, किसी भी वस्तु को बिना छुए उसके तापमान को नापता है। उसकी रेंज है -50 डिग्री से 1000 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या हो मापन विधि, वही थर्मोमीटर में क्या होता है, एल्कोहल और वो या फिर मरकरी या एल्कोहल होता है। ये क्या है, रेडिएशन लेता है, रेडिएशन जो किसी वस्तु में जो गर्म हो रही है उससे निकलती है उनको, ये भी इंफ्रा रेडिएशन की को सेंस करता है, उसकी तरीके से नापता है। अब इसमें संपर्क की किस किस में ज़रूरत है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा थर्मोमीटर में नापने के लिए, जो नॉर्मल हम बुखार के टाइम यूज़ करते हैं बुखार मापने के लिए, उसके लिए इसको कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। इसको दूर से भी नाप सकते हैं पायरोमीटर, ये भट्टी वगैरह में, जो भट्टी है, बॉयलर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उनमें यूज़ होता है, क्योंकि जो उच्च तापमान को नापने के लिए। इसमें डिस्टेंस से नाप सकते हैं, मतलब बिना टच किए नाप सकते हैं। ह्यूमन बॉडी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल पार्ट्स को मापने के लिए इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर 3 है, तीनों के क्या क्या यूज़ है मैंने आपको बता दी। थर्मोमीटर एक नॉर्मल टेम्परेचर को नापने के लिए, पायरोमीटर क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए है, और इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या है, बिना छुए किसी का टेम्परेचर नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज़ होता है। मैंने किसी किसी का नाम हिंदी में नहीं लिखा है, उसका रीज़न ये है कि एग्जाम में भी आजकल क्या होता है, इंग्लिश दिया जाता है, इंग्लिश वर्ड दिया जाता है। थर्मोमीटर को हिंदी में भी थर्मोमीटर ही बोलेंगे, ठीक है, थर्मोमीटर ही बोलेंगे। इंग्लिश में भी सेम, पायरोमीटर को भी हिंदी में पायरोमीटर ही बोलेंगे, इंफ्रारेड थर्मोमीटर को भी सेम बोलेंगे। और एग्जाम्स में क्या आजकल डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड बोलते हैं और इसका उपयोग क्या है इतना पूछते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर को नापने के लिए इसका यूज़ है, पायरोमीटर को उच्च तापमान, इंफ्रारेड बिना छुए तापमान नापने के लिए। तो तीनों जो तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर, पायरोमीटर, इंफ्रारेड है, तीनों को मैंने डिटेल में बता दिया। चलते अगले पर 23, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इसको बोलते हैं ECG। ये चिकित्सीय फील्ड का उपकरण है, आपको पता चल गया होगा, एक टेस्ट है, ECG टेस्ट करवाते हैं बहुत बार। ECG है, फिर इसको क्या बोल देंगे, चोकार्डियोग्राम या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक चिकित्सक परीक्षण मेडिकल टेस्ट है जो हार्ट है उसकी विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। हार्ट की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है क्या, ECG में हम क्या करेंगे, जो हार्ट है उसकी जो विद्युत गतिविधि क्या है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हृदय धड़कता है तो उसमें से सूक्ष्म विद्युतीय तरंगे निकलती है। कैसी निकलती है, सूक्ष्म विद्युतीय तरंगे, टिनी इलेक्ट्रिक पल्सेस पैदा होती हैं। ECG मशीन इनको पकड़ लेती है इन तरंगों को और इनसे एक ग्राफ बना देती है। ठीक है,
और वो ग्राफ में आजकल क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है, जो भी ग्राफ बनते हैं, जो भी ऐसे ग्राफ बनते हैं उनको एम्पलीफाई किया जा सकता है। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा के दिखा सकते हैं उस ग्राफ को। जैसे मान लो छोटा सा बना है तो इसको एम्पलीफाई करके बहुत बड़ा बना देंगे सेम रेशियो में, ठीक है। तो एम्पलीफाई करके कागज़ों पर उसको बनाया जाता है। अब नीचे ग्राफ है, आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो छोटा है थोड़ा, लेकिन मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो इस टाइप से ग्राफ बनता है ईसीजी में। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है इधर, जैसे पी वेव्स हो गया, यू वेव्स, टी वेव्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, आर आर इंटरवल, क्यू टी इंटरवल, पी आर। तो पी वेव्स क्या है, तो जो हृदय है, हार्ट है, उसके ऊपरी हिस्से के संकुचन को दिखाता है जो पी वेव्स है। फर्स्ट वाला फिर से बता देता हूँ, जो पी वेव्स है, ये वाली पी वेव्स है, ये हृदय के ऊपरी भाग का जो संकुचन है उसको दिखा देते हैं। ये क्यू आर एस है, क्यू आर एस क्या दिखाता है, हृदय के नीचे हिस्से का संकुचन, जो हृदय का नीचे वाला पार्ट है उसका। फिर टी वेव्स है, ये क्या दिखाती है, हृदय को स्थिर होना, मतलब रिलैक्स होना, नॉर्मल कंडीशन होना, उसको दिखाते हैं। तो ये ग्राफ में अलग अलग चीज़ें क्या क्या दिखाती है, वो ये है ईसीजी में जो ग्राफ होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं ईसीजी से क्या क्या पता लगा सकते हैं। हृदय की गति मतलब हार्ट रेट, हार्ट क्या है, विद्युत चुंबकीय गतिविधि कैसी है, सामान्य या नहीं है, रक्त की प्रवाह, जैसे हार्ट अटैक वगैरह रक्त कैसे प्रवाह हो रहा है, अनियमित धड़कन मतलब एक नॉर्मल है या फिर अलग है, हृदय की मांसपेशियों कमज़ोर और मोटाई, कैसी मांसपेशियाँ उनका, इन सब को पता लगाने के लिए हम ईसीजी का उपयोग करते हैं। तो ईसीजी आपको पता चल गया होगा, ईसीजी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। ईसीजी किस लिए यूज़ होता है, तो इसका यूज़ है हृदय और विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, हृदय की विद्युत गतिविधि को, ठीक है। चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पर। 24 नंबर का है गैल्वेनोमीटर है। तो ये क्या है, बहुत ही संवेदनशील है। ये विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा को दिखाता है कि विद्युत धारा है या नहीं, उसकी उपस्थिति और दिशा को। देखो यहाँ पे कहीं पे भी मात्रा नहीं दिखाया कि भाई 20 एम्पियर की विद्युत धारा दिखाएगा या 10 एम्पियर की, सिर्फ वो उसकी उपस्थिति दिखाएगा कि विद्युत धारा है, और है तो वो किस दिशा में है, सिर्फ इतना, ठीक है। और ये आमतौर पर बहुत ही सूक्ष्म करंट, बहुत ही कम करंट को नापता है। इसका उपयोग वोल्टमीटर और एमीटर बनाने में भी किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम वोल्टमीटर और एमीटर बनाते हैं, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। इसमें क्या है, ये कॉइल है, मतलब एक कॉइल बोल सकते हैं इसको, कॉइल टाइप से है, या कुंडली टाइप से, कुंडली भी बोल सकते हैं, उस टाइप से है। जो ये साइड में लगे हुए हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब जैसे ये जो है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वो कर दिया, ये जो है, इसमें से अगर विद्युत धारा प्रवाह होगी इसके अंदर से, तो मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति की वजह से क्या होगा कि ये जो कुंडली है इसमें एक बल लगेगा। तो बल इसको या तो इधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, या इधर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, या तो दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त घुमाएगा। वो घूमने के साथ ये जो सुई है ये भी इसमें घूमेगी, इधर की साइड घूमने से इधर घूमेगी, इधर की साइड घूमने से इधर घूमेगी, और यही क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा, इस पर स्केल पर रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक प्लस ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये घूमेगा, एक ये जो कॉइल है या फिर इसको कुंडली जो भी बोले, ये जो घूमती है, इसकी वजह से ये जो पॉइंटर है ये भी घूमेगा और ये इसको रिकॉर्ड दिखाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम है। गैल्वेनोमीटर का आपको फ़ोटो दिखा दिया मैंने। अब क्या है कि विद्युत धारा को तो एमीटर भी मापता है, तो दोनों में अंतर क्या है, एमीटर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया एक बार, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ अंतर बताना चाहूँगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा बताता है, लेकिन एमीटर क्या है, विद्युत धारा की मात्रा, कि कितनी मात्रा है, ये सिर्फ उपस्थिति बताएगा, मात्रा नहीं बताएगा कितनी है, ये सिर्फ इतना बताएगा विद्युत धारा है या नहीं। लेकिन एमीटर क्या है, विद्युत धारा की मात्रा बताएगा। ये बहुत ही संवेदनशील है, मतलब बहुत छोटे करंट को भी पकड़ सकता है, ये कम संवेदनशील है। इसका अनुसंधान, क्योंकि बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो अनुसंधान मतलब प्रयोगशालाओं वगैरह में यूज़ करेंगे। इसको सर्किट में करंट मापने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत कम करंट, मतलब माइक्रो एम्पियर के करंट को भी माप सकता है, ये थोड़ा एम्पियर में नापता है करंट को, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसमें कम होता है। और इसमें अगर गैल्वेनोमीटर में हम शंट रजिस्टर लगा देते हैं
तो ये बन जाता है एमीटर। हमने एक लाइन पहले पढ़ी थी इसमें कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाने में भी करते हैं। तो कैसे करते हैं एमीटर में? गैल्वेनोमीटर में शंट रजिस्टर जोड़ने, रजिस्टर मतलब प्रतिरोध जोड़ने से वो क्या बन जाता है? एमीटर बन जाता है। ठीक है, तो एमीटर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलते अगले पर। 25वें नंबर का इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर। क्या है? पोलरीमीटर। तो इसका उपयोग क्या है? जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनमें से अगर कोई प्रकाश है, मतलब प्रकाश की कंपन की दिशा को वो क्या करता है, जो पदार्थ है वो उसका बदल देता है या किसी कोण पर घुमा देता है उसको। पोलराइज जो प्रकाश होती है, लाइट होती है, उसको वो घुमा देता है। जैसे सपोज करो ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इधर से समझिए आप। रियल में तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है वो इधर बता दिया। लाइट सोर्स, जनरली हम ये क्या करते हैं, सोडियम लैंप यूज़ करते हैं इसकी जगह पर, लाइट की जगह पर, लाइट सोर्स की जगह सोडियम लैंप। यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ पर पोलराइजर लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल प्रकाश को क्या कर देगा? पोलराइज कर देगा। पोलराइज मतलब एक दिशा में है, ये पोलराइज है। ये सैंपल ट्यूब है, इसके अंदर वो पदार्थ भरा हुआ, कौन सा? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव वाला पदार्थ होगा। वो पदार्थ कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसके अंदर पदार्थ होगा। अब जैसे पोलराइज प्रकाश इससे होकर गुजरेगा, तो जैसे ये ऐसे था तो इसकी दिशा को धीरे धीरे घुमा रहा है, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, लास्ट में ऐसे हो गई, स्टार्टिंग में ऐसे थी। तो ये कितने एंगल पर घुमाया है वो हम ये पोलरीमीटर से नाप सकते हैं। ठीक है, ये एनालाइज करने के लिए यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो ये इसके अंदर चल रहा है पूरा, ये जो ओरिजिनल है इसके अंदर। यहाँ से हम देखते हैं ये क्या है, ये है लाइट सोर्स, मतलब सोडियम लैंप भी बोल सकते हैं। जनरली सोडियम लैंप यूज़ करते हैं लाइट सोर्स की जगह, सोडियम लैंप। तो ठीक है, ये है सोडियम लैंप, सोडियम लैंप। यहाँ से जाएगा, बीच में पोलराइजर लगा होगा, तो वो क्या करेगा? प्रकाश को पोलराइज कर देगा। उसके बाद बीच में पदार्थ होगा, कौन सा? पारदर्शी पदार्थ जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो वो क्या करेगा? ये पोलराइज लाइट है, उसको घुमा देगा कोई एक एंगल से, उसके प्लेन को। वो एंगल हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पोलरीमीटर उसके लिए वो कितना एंगल घुमाया वो मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पोलरीमीटर का यूज़ क्या है। ठीक है, चलते अगले इंस्ट्रूमेंट्स पर। पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या होता है? तो ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑप्टिकल मतलब इसमें क्या यूज़ होने वाला है? इसमें दो चीज़ यूज़ होने वाली है। कौन कौन सी? या तो मिरर होगा या फिर प्रिज्म होगा। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट्स में छिपे हुए स्थान से देखने के लिए, कोई स्थान से छिपे हुए, मान लो इधर एक वॉल है, ये क्या वॉल मतलब दीवार, इधर आदमी खड़ा हुआ है, उसकी हाइट इतनी है, लेकिन उसको इधर देखना है इधर क्या है, तो इसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा, उसका नाम क्या है? पेरिस्कोप। तो छिपे हुए स्थान से देखने के लिए, ठीक है, छिपे हुए स्थान से देखने के लिए, तो वॉल के उधर भी देख सकते हैं। जनरली इसका यूज पानी में जैसे पनडुब्बी से देखने के लिए बाहर, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें दर्पण या प्रिज्म लगे होते हैं 45 डिग्री। जैसे मान लो यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, एक दर्पण है, एक ये दर्पण है। यहाँ से हमें देखना है, मान लो यहाँ एक दीवार है, दीवार के उधर देखना है, तो कोई भी देखते वहाँ से प्रकाश आएगा, उससे टकरा कर इस पर टकराएगा। ये क्या है? दर्पण, मिरर, इस पर टकरा के इस पर टकराएगा और यहाँ से फिर इधर, तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे ही पनडुब्बी में भी यूज, जैसे यहाँ पे पानी है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे भी प्रिज्म या फिर मिरर लगा होगा, वो वहाँ से टकरा के नीचे टकराएगा और यहाँ से हम देख सकते हैं। तो छिपे हुए स्थान को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, छिपे हुए स्थान से देखने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, कैसे देखते हैं मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। चलते हैं 27वें नंबर का, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर क्या है? दूध की शुद्धता या उसमें पानी की मिलावट को नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है? डायरेक्टली ऐसे शुद्धता नहीं, दूध का घनत्व नापता है। तो इधर ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है मैंने, यह है लैक्टोमीटर। इसमें 0 से और 120 तक वो बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू आती है 26 से 30 के बीच, इसका मतलब दूध शुद्ध है। 30 से ऊपर मतलब वैल्यू आएगी तो दूध अधिक ठोस मलाई हो सकता है, और 26 से कम अगर आएगी तो दूध में पानी मिलाया गया।
26 से कम आएगी इधर की तरफ। मतलब कम आने का मतलब ऊपर, मतलब ज़्यादा डूब जाएगा ये। मान लो इसके अंदर दूध है तो ये क्या है, ज़्यादा डूब जाएगा। ज़्यादा डूबेगा तो रीडिंग कम आएगी। तो रीडिंग कम आएगी इसका मतलब उसमें पानी मिलाया गया, मतलब उसका घनत्व कम है, घनत्व कम है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। क्या? लैक्टोमीटर। किसके सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस वस्तु के ऊपर लगने वाला बल, जिसको कौन सा बल बोलते हैं? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, लगने वाला बल जो विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से या कोई वस्तु डुबाई जाती है तो वो वस्तु ने कितना द्रव को विस्थापित किया है, उस द्रव का भार और वो जो वस्तु उस पर जो बल लग रहा है उन दोनों का भार बराबर होता है। ये किसने बोला? आर्किमिडीज ने बोला। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे क्या काम करता है? लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, मैंने बता दिया कौन कौन सी वैल्यू में शुद्ध होगा, क्या होगा। ठीक है, लैक्टोमीटर हो गया ख़त्म। चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पर। अगला इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर का यूज़ क्या है? फेफड़ों की कार्यक्षमता, मतलब लंग्स फंक्शन कैसे फंक्शन कर रहा है। तो फेफड़े क्या होता है, कोई मतलब जो हवा है उसको इनहेल करते मतलब अंदर लेते हैं, फिर एक्सहेल करते, एक्सहेल मतलब बाहर निकालते हैं। तो कितना आयतन है उस हवा का? आयतन मतलब कितना बाहर ले रहे हैं और कितना इनहेल कर रहे हैं और कितना एक्सहेल करते, तो उसकी क्षमता कितनी है फेफड़ों की। क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं, लेते हैं हवा अंदर, वो फेफड़ों में लेते हैं, तो उसकी क्षमता कितनी है उसको मापने के लिए किसका यूज़ होता है? स्पायरोमीटर का यूज़ होता है। इसमें भी अलग अलग है, जैसे टाइडल वॉल्यूम। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहेगा, इसको मुँह में लगाओगे तो वो क्या बोलेगा? नॉर्मल सांस अंदर बाहर करो। तो उससे जो वॉल्यूम आएगा उसको बोलेंगे टीवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम। तो वो उसको मेजर कर लेगा इसकी हेल्प से, ये जो इंस्ट्रूमेंट है कि ये टीवी है। फिर वो क्या करेगा? गहरी सांस लो और उसको छोड़ दो तो वो हो जाएगा वीसी, मतलब उससे पता चलेगा कि इसकी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, इसके फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? ज़बरदस्ती मतलब ज़ोर से पूरी सांस लो और उसको एकदम से बाहर निकाल दो, तो उसको बोलेंगे फोर्स वाइटल कैपेसिटी। किसकी? फेफड़ों की। ठीक है, फिर 1 सेकंड में ज़बरदस्ती छोड़ी गई हवा, तो FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 इन सेकंड। ऐसे करके बार बार डॉक्टर बोलेगा, उसकी रीडिंग इधर आती रहेगी। उसकी हेल्प से क्या पता करेगा कि आपके फेफड़े हैं उनकी क्षमता कितनी है, वो कितनी हवा को इनहेल कर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर। चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दो है, नाम एक जैसे है इसलिए कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक ही जगह लिख दिया है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? हवा में नमी को नापता है। हाइड्रोमीटर क्या आता है? द्रव का घनत्व। तो द्रव का घनत्व करेंगे तो पानी के सापेक्ष भी माप सकता है वो, कि द्रव मान लो कोई है दूध है तो दूध का घनत्व पता चल गया। पानी का घनत्व अपने को पता ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो पानी से भाग देंगे तो ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व को भी नाप सकता है। क्या? हाइड्रोमीटर। उसके लिए भी यूज़ होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर ये जो मैंने सापेक्षिक घनत्व बोला, दोनों एक ही चीज़ है, उसको माप सकता है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापता है। ये तरल पदार्थों की गुणवत्ता, कि उसकी घनत्व कितनी है, इसकी उसकी गुणवत्ता, ये वातावरण में आर्द्रता को बताता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। सेम उसी तरीके का होता है हाइड्रोमीटर, उसको भी पानी में डालेंगे, उसमें जिस भी पदार्थ के हमें घनत्व चाहिए उसमें डालेंगे, उसी तरीके से काम करेगा। सेम उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेंसर होता है या फिर भौतिक होता है। तो ये हो गए 30 हमने पढ़ लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और हैं जिनको मैं नॉर्मली एक एक लाइन में पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। ये थोड़ा कम है, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो फर्स्ट आता है फोर्स गेज। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा को मापने के लिए यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? किसी वस्तु पर लगाई गई बल की मात्रा को नापने के लिए। एक होता है साइक्लोट्रॉन, कणों को त्वरित करने एवं रेडियोधर्मी समस्थानिक बनाने के लिए यूज़ होता है। एक है हेलिस्कोप, सूर्य को सुरक्षित रूप से देखने के लिए यूज़ होता है, सूर्य को सुरक्षित रूप से देखने के लिए। एक है क्या? पोटेंशियोमीटर होता है, विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को या विभवांतर को मापने के लिए होता है। एक है
एनेमोमीटर द्रव का पृष्ठ तनाव नापने के लिए। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, ठीक है। एक होता है एक्टिनोमीटर, विकर्ण की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ और बता दिए हैं, कुछ और भी बच रहे हैं अभी। रोटामीटर, द्रव गैस के प्रवाह की दर को मापने के लिए। ये होता है टैकोमीटर, ये थोड़ा याद कर लेना। आरपीएम, आरपीएम मतलब रोटेशनल पर मिनट, आरपीएम की फुल फॉर्म है रोटेशनल पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना रोटेशन, मतलब घूर्णन गति को मापने के लिए। फेदोमीटर, सेम इकोलोकेशन देखा था, समुद्र की गहराई को मापने के लिए, सेम उसी तरीके से भी काम करता है ये। हाइप्सोमीटर, ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर दूरी मापने के लिए, ऊंचाई कितनी है, ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब सीधी दूरी। एनोमीटर, पवन की गति व दाब मापने के लिए, पवन मतलब हवा, हवा की गति, विंड की स्पीड और प्रेशर को मापने के लिए। कंपास होता है दिशा बताने के लिए, कंपास देखा हुआ आपने बहुत सारी ओल्ड मूवीज़ में, जब कोई समुद्र में जहाज जाता है तो वो कंपास साथ में लेकर जाते हैं। इसमें एक साइड एन लिखा रहता है, एक साइड एस, और ऐसा राउंड टाइप का होता है। तो कंपास क्या होता है, उत्तर और दक्षिण मतलब दिशा बताने के लिए। कैलोरीमीटर, कैलोरी से समझ में हो गया, कैलोरी मतलब ऊर्जा या ऊष्मा, तो पदार्थ में निहित ऊष्मा की मात्रा को नापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज होता है। चलते अगले, टेलीस्कोप, दूर स्थित वस्तु है, दूर स्थित जैसे तारे या ग्रह, उनको ऑब्जर्व देखने के लिए यूज़ होता है। फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कि प्रकाश कितना तीव्र चल रहा है। फ्लक्स मीटर, चुंबकीय फ्लक्स मापने के लिए। बेंचुरीमीटर, पाइप या द्रव में प्रवाह दर, प्रवाह दर मतलब फ्लो रेट, फ्लड की फ्लो रेट को मापने के लिए। पिटोट ट्यूब है तो द्रव प्रवाह का वेग मापने के लिए। जैसे ये कोई पाइप है, इसमें होकर द्रव जा रहा है, तो एक नॉर्मल एक नली टाइप का लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कुछ हाइट तक द्रव जाएगा, तो इसके पास कितनी एनर्जी है, mgh, कितनी एनर्जी है mgh, क्योंकि यहाँ पर रुक गया, mgh है। अगर ये नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा, ½ mv², इतनी चलता है, m से m कट जाएगा, तो b बराबर क्या जाएगा, gh 2gh अंडर रूट, मतलब इतनी वेलोसिटी से जाएगा। तो ये क्या है, वेग को नापता है। ये नॉर्मल सा एक वो है, उसको लगा दो तो पिटोट ट्यूब के आपसे वेव को नापने के लिए। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना सभी लोग। और सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। सभी लोग अपने फ्रेंड्स को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को पहुंचाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा। थोड़ा अभी तक मेरा क्या है कि अभी माइक्रोफोन नहीं आया है, तो थोड़ा आवाज़ में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, उसको भी मैनेज कीजिए। 3-4-5 दिन में वो आ जाएगा, तो मैं बहुत अच्छी आवाज़ में और बहुत अच्छे से आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल पर, और ये जितना भी कंटेंट है इसको मैं PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, इसमें मैंने क्या शॉर्ट में बताया है। अगर आपको किसी को और भी डिटेल में जानना है कैसे क्या यूज़ होता है, क्योंकि जितनी चीज़ें बताई हैं उनकी और भी अलग जगह पर यूज़ होता है। ये हमने सिर्फ फिजिक्स के बेसिस पे पढ़ा है, लेकिन सेम इंस्ट्रूमेंट्स किसी और भी, जैसे रसायन में कैसे यूज़ होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पर कैसे यूज़ होते हैं, तो वो भी बहुत डिटेल में है। तो थैंक यू, धन्यवाद, देखते रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, ख़त्म करते फिर यहीं पर।